लगभग 10,000 साल पहले जब माया सभ्यता अपने शिखर पर थी, तब उन्होंने पृथ्वी के विनाश की भविष्यवाणी की थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने सदियों बाद पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2009 से। हम मिलते हैं अमेरिकी भूवैज्ञानिक एड्रियन हेल्म्सली से, जो एक बेहद गोपनीय मिशन पर भारत पहुंचा है। उसका लक्ष्य है भारत की प्रसिद्ध नागा डेंग कॉपर माइन में मौजूद मशहूर खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर सतनाम स्रुतानी से मिलना। जैसे ही एड्रियन टैक्सी से उतरता है, सतनाम उसका स्वागत करता है। दोनों बिना समय गंवाए एक लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह लिफ्ट उन्हें पृथ्वी की सतह से लगभग 11,000 फीट नीचे दुनिया की सबसे गहरी कॉपर माइन में लेकर जा रही थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, तापमान असामान्य रूप से बढ़ने लगता है। लिफ्ट से नीचे पहुंचते ही सतनाम एड्रियन को एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला में ले जाता है। वहां पहुंचते ही वह एक ऐसी बात बताता है जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। सतनाम कहता है, पिछले 2 दिनों में मैंने मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली सौर विस्फोट रिकॉर्ड किया है। यह सुनकर एड्रियन तुरंत जवाब देता है, यह असंभव है। लेकिन सतनाम जानता था कि शब्दों से ज्यादा सबूत बोलते हैं। वह एड्रियन को एक विशाल अंधेरे कक्ष में ले जाता है। वहां लगभग 6,000 फीट गहरा पानी का एक टैंक मौजूद था। सतनाम धीरे धीरे उसका ढक्कन खोलता है और अगले ही पल एड्रियन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टैंक के अंदर मौजूद पानी लावे की तरह उबल रहा था, यानी सूरज से निकलने वाले रहस्यमयी न्यूट्रिनो कण पृथ्वी के कोर को धीरे धीरे गर्म कर रहे थे। धरती बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पक रही थी। यह सच जानने के बाद एड्रियन एक पल भी नहीं रुकता। वह तुरंत अमेरिका लौट जाता है और सारी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस विल्सन तक पहुंचा देता है। जैसे ही यह चौंका देने वाली खबर राष्ट्रपति थॉमस विल्सन तक पहुंचती है, वह तुरंत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेताओं की एक गोपनीय बैठक बुलाते हैं। बैठक के दौरान राष्ट्रपति विल्सन सभी नेताओं के सामने एक ऐसा रहस्य रखते हैं जिसे सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वह कहते हैं, जिस दुनिया को हम आज जानते हैं वह जल्द ही समाप्त होने वाली है। यह सुनते ही सभी नेता समझ जाते हैं कि खतरा उनकी कल्पना से कहीं बड़ा है। आखिरकार सभी देश मिलकर इस सच्चाई को पूरी दुनिया से छिपाने का फैसला करते हैं। समय बीतता है। दुनिया के कई देश चीन के नेतृत्व में एक गुप्त मिशन की शुरुआत करते हैं। यह मिशन दुनिया की नजरों से दूर तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों में चलाया जा रहा था। वहां बनाए जा रहे थे विशाल आर्क, ऐसे जहाज जो प्रलय आने के बाद भी मानव जीवन को सुरक्षित रख सकें। इसी दौरान हमारी मुलाकात नीमा नाम के एक बौद्ध भिक्षु से होती है। उसे उसके दादा दादी के साथ एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है, जबकि उसका भाई तेंजिन इन विशाल जहाजों के निर्माण कार्य में शामिल हो जाता है। लेकिन इन आर्क्स के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा हुआ था। इनमें जगह सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के लिए थी, क्योंकि एक सीट की कीमत रखी गई थी 1 बिलियन यूरो, यानी आम इंसान के लिए बच निकलने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। उधर दुनिया भर की ऐतिहासिक कलाकृतियों, दुर्लभ जीव जंतुओं और मानव सभ्यता की सबसे अनमोल धरोहरों को भी सुरक्षित किया जाने लगा था, मानो पूरी दुनिया अपने अंत की तैयारी कर रही हो। और अब शुरुआत होती है साल 2012 की। साल की शुरुआत में ही हम टेलीविजन पर एक न्यूज रिपोर्ट देखते हैं, जहां एक रिपोर्टर बता रहा होता है कि प्राचीन माया शहर टिकल में कुछ परिवारों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या की वजह थी माया सभ्यता द्वारा की गई विनाश की भविष्यवाणी। इसके बाद हमारी मुलाकात जैक्सन कर्टिस से होती है, जो कैलिफोर्निया के मैनहट्टन बीच में रहता है। जैक्सन एक स्ट्रगलिंग राइटर है और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए वह रूसी अरबपति यूरी कार्पोव का ड्राइवर बनकर काम करता है। इसके बाद जब जैक्सन अपनी कार लेकर सड़क पर निकलता है, तो रास्ते में कुछ लोग जमीन के अंदर बनी एक गहरी दरार को देखते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैक्सन का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं जाता। कुछ देर बाद हम उसे अपनी कार के साथ एक घर के बाहर देखते हैं। यह उसकी पूर्व पत्नी केट का घर था। केट अब अपने नए बॉयफ्रेंड गॉर्डन के साथ वहीं रह रही होती है। जैक्सन यहाँ अपने दोनों बच्चों नोआ और लिली को लेने आया था, ताकि वह उन्हें येलोस्टोन नेशनल पार्क की सैर पर ले जा सके। कुछ देर बाद जैक्सन, नोआ और लिली कार में बैठते हैं और येलोस्टोन नेशनल पार्क के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच कहानी हमें दुनिया के दूसरे हिस्से में ले जाती है, जहां हम एड्रियन के पिता को देखते हैं। वह अपने एक दोस्त के साथ जापान जाने के लिए एक क्रूज शिप में सवार होने का इंतजार कर रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक पूरा इलाका हिलने लगता है। जमीन कांप उठती है। आसपास मौजूद लोग घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। समुद्र में उठ रहा कंपन इतना शक्तिशाली था कि विशाल क्रूज शिप भी अपनी जगह से खिसक कर आगे बढ़ जाता है। कुछ क्षण बाद माहौल फिर सामान्य दिखाई देता है। तभी एड्रियन के पिता अपने दोस्त की तरफ देखते हैं और हैरानी से पूछते हैं,
आखिर वह था क्या? उधर जैक्सन अपने बच्चों के साथ येलोस्टोन नेशनल पार्क में घूम रहा होता है। घूमते घूमते वे एक झील के पास पहुंचते हैं। ये वही जगह थी जहां जैक्सन अपनी पत्नी के साथ अक्सर आया करता था। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसकी नजर एक अजीब नजारे पर पड़ती है। जिस झील में कभी भरपूर पानी हुआ करता था, वह अब पूरी तरह सूख चुकी थी। झील के भीतर से गर्म पानी और धुआं लगातार बाहर निकल रहा था। पूरे इलाके को चेतावनी पट्टियों से घेर दिया गया था। यह किसी सामान्य प्राकृतिक घटना जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जैक्सन और उसके बच्चे अभी उस रहस्यमयी झील को देख ही रहे होते हैं कि तभी वहां अमेरिकी सेना का एक काफिला पहुंच जाता है। कुछ ही देर में सैनिक जैक्सन और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें जीप में बैठाकर येलोस्टोन नेशनल पार्क के एक रिसर्च सेंटर पहुंचाया जाता है। उसी समय एक वैज्ञानिक एड्रियन को सूचना देता है, सेना ने कुछ लोगों को पकड़ा है। यह सुनकर एड्रियन उनसे मिलने पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह जैक्सन और उसके बच्चों से बातचीत करता है और अपनी पहचान का इस्तेमाल करके उन्हें सेना की हिरासत से छुड़वा देता है। उसी रात जैक्सन अपने बच्चों के साथ येलोस्टोन नेशनल पार्क के एक दूसरे हिस्से में कैंप लगाए बैठा था। कैंप से कुछ दूरी पर उसकी नजर एक वैन पर पड़ती है। जिज्ञासा में वह वैन के पास पहुंचता है। अंदर चार्ली नाम का एक व्यक्ति मौजूद था। चार्ली जैक्सन को देखते ही कहता है, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं है, यहाँ ज्वालामुखी फटने वाला है। जैक्सन उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। वह कहता है, तुम ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। लेकिन चार्ली उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह जैक्सन को माया सभ्यता की भविष्यवाणी के बारे में बताने लगता है। फिर वह प्रलय का जिक्र करता है। चार्ली का दावा था कि दुनिया का अंत अब दूर नहीं है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दुनिया भर की सरकारों को इसकी जानकारी पहले से है, लेकिन यह सच आम लोगों से छिपाया जा रहा है। चार्ली आगे कहता है, दुनिया की सरकारें गुप्त रूप से विशाल जहाज बना रही हैं, ऐसे जहाज जो प्रलय के बाद भी लोगों को जिंदा रख सकें, और मेरे पास उनका नक्शा भी है। जैक्सन चार्ली की बातें सुनता तो है, लेकिन उसे यह सब किसी पागल इंसान की कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं लगता, इसलिए वह वहां से चला जाता है। अगली सुबह जैक्सन एक दुकान में खड़ा टीवी देख रहा होता है। समाचार में कैलिफोर्निया के एक सुपरमार्केट में आए भूकंप की खबर दिखाई जा रही थी। ये भूकंप इतना विनाशकारी था कि पूरे सुपरमार्केट को 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये खबर देखते ही जैक्सन को चार्ली की बातें याद आने लगती हैं। कुछ देर बाद वह अपने दोनों बच्चों को केट के घर छोड़ देता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन के दूसरी तरफ यूरी कार्पोव था। वह जल्दी से कहता है, मेरे जुड़वां बेटों को तुरंत लेकर आओ। इसके बाद जैक्सन दोनों लड़कों को अपनी कार में बैठाकर एक निजी एयरप्लेन तक पहुंचाता है। लेकिन विमान में चढ़ने से पहले उनमें से एक लड़का जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, हमारे पास बड़े जहाज की टिकट है, हम बच जाएंगे और तुम मर जाओगे। यह सुनकर जैक्सन कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। वह कुछ नहीं कहता, बस लड़के को जाते हुए देखता रहता है। लेकिन जैसे ही वह वापस अपनी कार में बैठता है, उसकी आंखों के सामने जमीन फटना शुरू हो जाती है। सड़क बीच से चटकने लगती है। धरती मानो 2 हिस्सों में बंट रही थी। अब जैक्सन को पूरी तरह यकीन हो चुका था। चार्ली जो कह रहा था वह सब सच था। प्रलय सचमुच आने वाली थी। बिना एक पल गंवाए जैक्सन एक छोटे एयरफील्ड की तरफ दौड़ पड़ता है, जहां वह एक छोटा विमान किराए पर ले लेता है। इस समय पूरी दुनिया आने वाले विनाश से अनजान थी, लेकिन जैक्सन अब सच जान चुका था। वह तुरंत केट को फोन करता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, केट, ध्यान से सुनो, कैलिफोर्निया खत्म होने वाला है। जो कुछ भी कर रही हो अभी छोड़ दो, मैं तुम्हें और बच्चों को लेने आ रहा हूँ। केट को लगता है कि जैक्सन झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी एक जबरदस्त भूकंप आता है। पूरा घर बुरी तरह हिलने लगता है। घबराकर केट, बच्चे और गॉर्डन एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं। उसी दौरान जैक्सन उनके घर के बाहर पहुंच जाता है। पूरी जमीन लगातार कांप रही थी। कुछ ही क्षणों बाद जैक्सन घर के अंदर पहुंचता है। वह सभी से तुरंत घर छोड़ने और उसके साथ चलने के लिए कहता है। कुछ ही पलों में सभी लोग कार में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, जैक्सन के देखते ही देखते आधे घर जमीन में धंस जाते हैं। फिर जैक्सन तुरंत कार चालू करता है और कार को पूरी रफ्तार से भगाता है। जब वह शीशे में पीछे का नजारा देखता है तो उसे दिखाई देता है कि पूरा इलाका धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। चारों तरफ तबाही मची हुई थी। बड़े बड़े पुल गिर रहे थे, इमारतें ढह रही थीं, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इस विनाश के बीच भी जैक्सन कार को पूरी रफ्तार से दौड़ाता रहता है, लेकिन अगले ही पल उसकी गाड़ी के सामने एक बड़ी कांच की इमारत आ जाती है। लेकिन जैक्सन की कार कांच तोड़ते हुए इमारत के आर पार निकल जाती है और दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच जाती है। हर तरफ मची तबाही के बीच जैक्सन किसी तरह अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए एयरफील्ड तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि विमान का पायलट मर चुका था। कुछ पल के लिए
सभी के चेहरे पर चिंता छा जाती है। तभी केट की नजर गॉर्डन पर पड़ती है और वह उससे कहती है, गॉर्डन, तुम्हें यह विमान उड़ाना होगा। गॉर्डन ने पहले विमान उड़ाने का प्रशिक्षण लिया था, इसी वजह से इस समय सबकी उम्मीदें उसी पर टिकी थीं। गॉर्डन के साथ सभी लोग जल्दी जल्दी विमान के अंदर चढ़ जाते हैं, लेकिन समय उनके हाथों से फिसल रहा था। विमान के पीछे की जमीन लगातार टूटती जा रही थी। विशाल दरारें रनवे को निगलती हुई उनकी ओर बढ़ रही थीं। उसी क्षण गॉर्डन विमान की रफ्तार बढ़ा देता है। विमान रनवे पर तेजी से दौड़ने लगता है और अगले ही पल वह हवा में उठ जाता है। जैसे ही विमान ऊपर पहुंचता है, उसके ठीक नीचे की जमीन धंस जाती है। अब उनका विमान हवा में था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। गॉर्डन विमान को संभालने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाकी लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने पूरा कैलिफोर्निया बर्बाद हो रहा था। सड़कें टूट चुकी थीं, गगनचुंबी इमारतें ढह रही थीं और लाखों लोगों की जिंदगी पल भर में समाप्त हो रही थी। कुछ देर तक विमान के अंदर कोई कुछ नहीं बोलता, सभी बस बाहर का दृश्य देखते रहते हैं। लेकिन गॉर्डन किसी तरह विमान को सुरक्षित क्षेत्र की ओर ले जाता है। यह देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद जैक्सन केट और गॉर्डन को पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है, सिर्फ कैलिफोर्निया नहीं, पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ क्षण रुककर वह आगे कहता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें येलोस्टोन वापस जाना होगा। चार्ली फ्रॉस्ट के पास एक गुप्त नक्शा है। उसी नक्शे में उन विशाल आर्क्स का स्थान मौजूद है जहां दुनिया के चुनिंदा लोगों को ले जाया जा रहा है। इतने में गॉर्डन विमान के बाहर इशारा करते हुए कहता है, उधर देखो। सभी लोग खिड़की से बाहर देखते हैं। पूरा कैलिफोर्निया धीरे धीरे समुद्र के अंदर समाता जा रहा था। कुछ समय बाद वे दोबारा येलोस्टोन नेशनल पार्क पहुंचते हैं, लेकिन अब वहां की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा भयावह थी। सुपर वोल्केनो किसी भी समय फट सकता था। जैक्सन अपनी बेटी को साथ लेकर सीधे चार्ली फ्रॉस्ट की वैन तक पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि चार्ली अंदर मौजूद नहीं है। समय बहुत कम था, इसलिए जैक्सन खुद चार्ली की वैन लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पहाड़ी पर चार्ली दिखाई देता है। चार्ली वहां खड़ा होकर रेडियो प्रसारण कर रहा था। जैक्सन जल्दी जल्दी पहाड़ी पर चढ़ता है और उसके पास पहुंच जाता है। फिर उससे पूछता है, वह नक्शा कहाँ है? चार्ली जवाब देता है, मेरी वैन के पिछले हिस्से में। उन दोनों के सामने एक विशाल सुपर वोल्केनो खड़ा था जो किसी भी क्षण फट सकता था। जैक्सन चार्ली से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली मना कर देता है। वह वहीं रुकना चाहता था। जैक्सन और समय बर्बाद नहीं करता। वह तुरंत गाड़ी में बैठता है और इंजन स्टार्ट कर देता है। उधर चार्ली अपना रेडियो प्रसारण जारी रखता है। उसकी आवाज पूरे येलोस्टोन में गूंज रही थी। जैक्सन अभी तेजी से गाड़ी चला ही रहा होता है कि अचानक एक भयानक ज्वालामुखीय विस्फोट होता है, जिसकी गूंज पूरे इलाके को हिला देती है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसके साथ तूफान जैसी तेज हवाएं पैदा हो जाती हैं। चार्ली उस विनाशकारी दृश्य को देख रहा था, लेकिन अगले ही क्षण तेज हवाएं उसे पीछे की तरफ धकेल देती हैं। अब ज्वालामुखी से आग के विशाल गोले बरसने लगते हैं। चार्ली अभी रेडियो पर बोल ही रहा होता है कि एक विशाल चट्टानी मलबा उसकी ओर आ गिरता है और चार्ली उसी मलबे के नीचे दबकर मारा जाता है। अब हम जैक्सन की गाड़ी को आग के बरसते गोलों के बीच जान बचाकर भागते हुए देखते हैं। कुछ ही क्षणों में पूरा येलोस्टोन विनाश के मैदान में बदल जाता है। चारों तरफ धुएं के विशाल गुब्बार उठ रहे थे। भयंकर भूकंप धरती को हिला रहे थे और आसमान से आग के गोले लगातार बरस रहे थे। जैक्सन की गाड़ी हर तरफ से खतरे में घिर चुकी थी। तभी एक आग का गोला आकर गाड़ी के पिछले हिस्से से टकराता है, लेकिन किस्मत से गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। मगर खतरा अभी टला नहीं था। अगले ही पल गाड़ी के ठीक सामने जमीन में एक विशाल दरार बन जाती है। जैक्सन गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा देता है और आखिरी सेकंड में वह उस दरार को पार कर लेता है। कुछ देर बाद वह गाड़ी को विमान के पास लाकर रोक देता है। केट अपनी बेटी को लेकर तेजी से विमान के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन जैक्सन अभी नहीं रुकता। उसे वह खुफिया नक्शा चाहिए था, इसलिए वह वापस गाड़ी के अंदर जाता है और नक्शा ढूंढने लगता है। कुछ पलों की तलाश के बाद उसे वह नक्शा मिल जाता है, लेकिन तभी गाड़ी धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगती है और जैक्सन भी उसके साथ नीचे खिंच जाता है। विमान में बैठे गॉर्डन को लगता है कि जैक्सन मर चुका है, इसलिए वह विमान उड़ाने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन तभी केट की नजर नीचे पड़ती है और उसे जैक्सन का हाथ दिखाई देता है। जैक्सन अभी जिंदा था। वह किसी तरह जमीन का सहारा लेकर खुद को बाहर खींच लेता है, फिर पूरी ताकत से विमान की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके पीछे धुएं का विशाल गुबार उठ रहा था। ऊपर से आग के गोले लगातार बरस रहे थे, लेकिन जैक्सन रुकता नहीं। वह दौड़ता रहता है और दौड़ता रहता है। आखिरकार वह सुरक्षित विमान के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद सभी लोग विमान में सवार होकर येलोस्टोन के इस भयावह नरक से बाहर निकल जाते हैं।
कुछ समय बाद जैक्सन के विमान का ईंधन खत्म होने लगता है। मजबूरी में उन्हें लास वेगास में लैंडिंग करनी पड़ती है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। वह आर्क में जाने के बजाय लोगों के साथ रहने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद वह पूरी दुनिया को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सच्चाई बता देते हैं कि पृथ्वी का विनाश अब टाला नहीं जा सकता। अब यह रहस्य नहीं रह जाता। दुनिया का हर व्यक्ति सच्चाई जान चुका था। यह खबर फैलते ही दुनिया भर में लोग प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन प्रार्थनाएं भी इस विनाश को नहीं रोक पाती। धरती पर तबाही लगातार बढ़ती जाती है। इसी विनाश के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति भी एक भयानक सुनामी की चपेट में आ जाते हैं और वहीं मारे जाते हैं। इसके बाद लास वेगास एयरपोर्ट पर जैक्सन और उसका परिवार यूरी कार्पोव के विशाल विमान में सवार हो जाते हैं। अब उनका लक्ष्य था चीन पहुंचना और वहां मौजूद आर्क तक पहुंचने की कोशिश करना। खुफिया नक्शे की मदद से वे चीन की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उनका विमान कई शहरों के ऊपर से गुजरता है, लेकिन जो दृश्य उन्हें दिखाई देता है वह भयावह था। कई शहर आग और राख में बदल चुके थे। ज्वालामुखियों का कहर हर तरफ दिखाई दे रहा था। इसी दौरान कहानी हमें एड्रियन के पिता की ओर ले जाती है। वह जापान के समुद्र में एक जहाज पर मौजूद थे, लेकिन फिर समुद्र का व्यवहार बदलने लगता है। विशाल लहरें उठने लगती हैं, ऐसी लहरें जो हजारों फीट ऊंची थीं। एड्रियन के पिता और उनके दोस्त अभी बात ही कर रहे होते हैं कि जहाज के अंदर रखी चीजें हिलने लगती हैं, फिर गिरने लगती हैं और अगले ही क्षण सुनामी की विशाल लहरें जहाज से टकराती हैं। जहाज बुरी तरह टूट जाता है और उस पर मौजूद सभी लोग समुद्र में सुनामी से मारे जाते हैं। इसके बाद हम उन विशाल आर्क जहाजों को देखते हैं जहां दुनिया के कई नेता, अरबपति और चुनिंदा लोग पहले ही पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ पृथ्वी की सतह में हो रहे बदलावों की वजह से चीन की दूरी पहले से कम हो जाती है। यही कारण था कि जैक्सन का विमान तय समय से पहले हिमालय के ग्लेशियरों तक पहुंच जाता है। लेकिन एक नई समस्या सामने आ जाती है। विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और अब उसके क्रैश होने का खतरा था। स्थिति को समझते हुए सभी लोग जल्दी जल्दी विमान में मौजूद एक कार में बैठते हैं और विमान से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एरोप्लेन का पायलट साशा एरोप्लेन क्रैश होने से मारा जाता है। इस हादसे के बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही समय में चीन की सेना उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन यूरी कार्पोव के पास आर्क का टिकट होता है। जैसे ही वह अपना टिकट दिखाता है, चीनी सैनिक उसे जाने देते हैं, लेकिन जैक्सन और उसके परिवार के पास कोई टिकट नहीं होता। इसलिए उन्हें वहीं हिमालय की कड़ाके की ठंड और बर्फीले ग्लेशियरों के बीच छोड़ दिया जाता है। तभी उनकी मदद करता है नीमा, एक युवा बौद्ध लड़का। वह अपनी जान जोखिम में डालकर जैक्सन और उसके परिवार को आर्क तक पहुंचाने का फैसला करता है और अपने भाई तेंजिन की मदद से सभी लोगों को खुफिया रास्ते से आर्क के अंदर ले जाता है। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिक सतनाम एड्रियन को फोन करता है और एक सूचना देता है कि विशाल मेघा सुनामी पूर्वी भारत से आर्क की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद सतनाम और उसका परिवार मारा जाता है। समय इतना कम होता है कि हजारों लोग अभी भी बाहर फंसे होते हैं। तभी लालची कार्ल आदेश देता है कि गेट तुरंत बंद कर दिए जाए। लोग बाहर चीख रहे होते हैं, मदद की गुहार लगा रहे होते हैं, लेकिन गेट धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। उसी समय एड्रियन सबके सामने खड़ा हो जाता है। वह कहता है, अगर इंसानियत बचानी है तो हमें इंसान बनना होगा। उसकी बात सुनकर आखिरकार गेट दोबारा खोले जाते हैं और सभी लोग आर्क के अंदर घुसने लगते हैं। लेकिन गेट खुलते वक्त गॉर्डन मारा जाता है और एक मशीन गेट में फंस जाती है, जिससे आर्क का इंजन बंद हो जाता है और उसी पल मेघा सुनामी आर्क से टकरा जाती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा आर्क बुरी तरह हिल उठता है। पानी तेजी से जहाज के अंदर घुसने लगता है। कुछ ही क्षणों में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कई लोग पानी में फंस जाते हैं। जैक्सन और उसका परिवार भी खतरे में था। पानी लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा था और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसी दौरान एड्रियन एक कैमरे के जरिए जैक्सन से संपर्क करता है। वह जैक्सन को एक महत्वपूर्ण बात बताता है। एक मशीन गेट में फंसी हुई है और जब तक वह मशीन नहीं हटेगी, आर्क का इंजन चालू नहीं हो पाएगा। फिर वह कहता है, अगर हम सबको जिंदा बचना है तो तुम्हें वह मशीन हटानी होगी। एक पल भी बर्बाद किए बिना जैक्सन पानी की गहराई में उतर जाता है। अब हर सेकंड कीमती था। आर्क में लगातार पानी भर रहा था और दूसरी तरफ आर्क सीधे माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ रहा था और आर्क लगभग माउंट एवरेस्ट से टकरा ही गया था। लेकिन आखिरी समय में जैक्सन और उसका बेटा नोआ मिलकर उस मशीन को निकाल देते हैं। अगले ही क्षण इंजन दोबारा चालू हो जाता है। पूरा आर्क फिर से सक्रिय हो उठता है और स्थिर होकर पानी पर तैरने लगता है।
अब खतरा टल चुका था। जहाज के अंदर मौजूद लोग राहत की सांस लेते हैं और सभी लोग मानव सभ्यता के बच जाने का जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद हम समय में आगे बढ़ते हैं। दिन 27, महीना 1, वर्ष 1। पानी का स्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा था। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पुराने शहर अब इतिहास बन चुके थे। नई जमीन समुद्र से बाहर आ चुकी थी। मानव सभ्यता को एक नई शुरुआत का अवसर मिला था और इसी नई दुनिया में बचे हुए लोग फिर से अपनी जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए नैरेटर नितिन को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।